हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर में इतिहास दर्शन लेखन आता है ना, ये पढ़ रहे हैं हम। और हम पढ़ रहे हैं अमित कुमार रैंकवार की जो ये बुक है, आप देख सकते हो। ये अमित कुमार रैंकवार की बुक है। उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे दर्शन शास्त्र जो भी दर्शन लेखन के जितने भी नोट्स हैं ना, वो दे रही हूँ मैं। और हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो ये चल रहा है, आपको पता है। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, सारे नोट्स दे दिए हैं। ये जो मैंने पढ़ा दिया है, विश्लेषणात्मक दर्शन भी आपको नोट्स दे दिए हैं, परिकल्पनात्मक दर्शन इसके भी दे दिए, इतिहासवाद के भी दे दिए। इसके बाद हमारा चल रहा था ये जो परिकल्पनावादी इतिहास दर्शन। परिकल्पनावादी इतिहास दर्शन है ना, इसके अंदर विको के नोट्स दे दिए, हर्डर दे दिया, हिंगल, आज थोड़ा सा हिंगल का पॉइंट और मार्क्स, ये दो ही रहे। स्पेंगलर और टाइनबी, इन सब के नोट्स मैंने आपको दे दिए। अगर मेरे नेक्स्ट वीडियो नहीं देखो, प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, वो सारी देख ले। आज हम पढ़ेंगे हिंगल्स, मैंने पढ़ा लिया शायद, थोड़ा सा कोई पॉइंट ऐसा रहा होगा तो मैं समझा दूंगी। फिर हम पढ़ेंगे आज लास्ट में मार्क्स। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आदर्शवादी परंपरा के जो भी दर्शन लेखन के समर्थक या विद्वान है ना, वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो नोट टॉपिक है। तो ये मैंने नोट्स बनाए, इनकी जन्म कहाँ हुई, मूर्ति कौन से कहाँ हुई, इनके संप्रदाय, इनकी पुस्तक है और इनकी परिभाषाएं कॉल मार्क्स की क्या क्या थी। जो आज जो हम पढ़ेंगे मार्क्स के सिद्धांत और दर्शन कौन कौन से थे, 6 थे, किस किस बुक में दिए हुए। फिर मार्क्स की सामाजिक अवस्थाएं 5 थी, वो कौन कौन सी थी, वो भी डिटेल से देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मार्क्स का नियतिवाद क्या था, और नियतिवाद में सबसे नीचे वर्ग में कौन था, शोषित कौन था, शासित वर्ग कौन सा था, और हिंगल ने किसकी अवधारणा दी। मार्क्स ने जो हिंगल से वाद विवाद प्रतिवाद लिया था ना, उसमें उसकी क्या अवधारणा थी जो हिंगल की थी, फिर मार्क्स ने क्या उसके अंदर बताया था। ये इतिहास दर्शन लेखन है। यहाँ से पढ़ेंगे आज हम कॉल मार्क्स। क्या पढ़ेंगे, कॉल मार्क्स। थोड़ा सा हिंगल का ले लेंगे, फिर कॉल मार्क्स पढ़ेंगे। हिंगल्स थे ना, वो आदर्श राज्य की स्थापना मानते थे, हिंगल मानते थे। दंडात्मक पद्धति के समर्थक थे हिंगल। इस पद्धति में वाद विवाद, उसके बाद संवाद यानी निष्कर्ष होता था। किसने कहा था, ये हिंगल की थी। बाद में ये कॉल मार्क्स अपने साथ उपयोग करेंगे। यह प्रक्रिया ईश्वर का हाथ होता है इसके अंदर। जितनी भी जो प्रक्रिया होती है ना, उसके अंदर ईश्वर का हाथ होता है। ईश्वर जो करता है वही होता है, इसलिए इसे विश्व आत्मा या दैवीय विवेक कहा गया है हिंगलवाद के सिद्धांत को। यह वाद विवाद संवाद की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक आदर्श राज्य की स्थापना न हो जाए, ये हिंगल कहते हैं। हिंगल के अनुसार विकास एक टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरता है जिसमें विरोधाभास समस्याएं आती रहती है। यानी कि आप जो भी कार्य करोगे उसके अंदर समस्याएं तो आती रहती हैं। यह एक स्वतः उत्पन्न प्रक्रिया है, ये कह रहे हैं, ये स्वतः उत्पन्न प्रक्रिया है, विरोधाभास है। जगत का गतिमान सिद्धांत भी कहता है, कौन कहता है, हिंगल महोदय। यहाँ जो हिंगल कह रहे हैं ना, हिंगल महोदय, ये बुद्धि व विवेक के माध्यम से प्रकृति होती है। जब कॉल मार्क्स के अंदर जाएंगे तो वो और अलग से बताएंगे, वो आगे पढ़ रहे हैं हम। इतिहास का प्रकृति सिद्धांत कहते हैं, इसमें हिंगल कहता है इतिहास बनाने में प्रकृति का मूल स्थान है, जबकि प्रकृति है ना, वो भी ईश्वर का प्रतिबिंब है, यानी कि प्रकृति को भी ईश्वर ने बनाया। हिंगल के कुल मिलाकर इवन हिंगल का जो भी इतिहास दर्शन लेखन है उसके अंदर ईश्वर को महत्वपूर्ण माना गया है। राज्य, विचार और नागरिक समाज, इसमें हिंगल की स्थापना का मूल आधार राज्य तथा इसे यह राज्य को भी ईश्वर द्वारा नियोजित बताता है। राज्य को भी सर्वोच्च राज्य का अंतिम सत्ता है, वो भी ईश्वर बताता है। कौन बताता है, हिंगल महोदय। यह राज्य को आत्मा का सर्वोच्च रूप कहता है, कौन कहता है, हिंगल। यह ईश्वर महायात्रा का अंतिम पड़ाव है, ये ईश्वर का है। राज्य निरपेक्ष है, राज्य स्वेच्छाचारी नहीं है। संविधान, राजतंत्र, नागरिक समाज की अवधारणा, ये सब किसने दी थी, हिंगल महोदय ने दी थी। अब हम पढ़ेंगे कॉल मार्क्स। हिंगल की कुछ अवधारणा है वो देख सकते हैं हम। हिंगल का थोड़े से 2-3 प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो बार बार परीक्षा में तो आए चाहे नहीं आए, लेकिन आपको हिंगल का जो थ्योरी है ना वो वापस दिमाग में स्पष्ट हो जाएगी, मैंने जो पढ़ाया था वो। तो भारतीय समाज में मुख्य और बधिर और गतिहीन समाज बताने वाले सबसे पहले विद्वान कौन थे, वो भी हिंगल ही थे। हिंगल की पुस्तक मैंने लिखवाई है, लेकिन एक बार फिर से बता दी, लेक्चर्स ऑन द फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री। ये जो पुस्तक थी ना, हिंगल महोदय की थी, इतिहास का दर्शन शास्त्र, जिसमें हिंगल ने ऐतिहासिक विचारों का समावेश कर उसे सर्वप्रथम आख्यानों के रूप में प्रस्तुत किया था। 1822-23 में प्रस्तुत की थी। ये श्रीधरन पेज से ली गई है, ये पेज लिया गया है। मैं सिर्फ हिंगल के प्रश्न उत्तर बताऊंगी, नेक्स्ट में जब कॉल मार्क्स पढ़ूंगी ना, फिर कॉल मार्क्स के प्रश्न उत्तर आपको बताऊंगी। किसने कहा था कि इतिहास घटनाओं का संकलन मात्र नहीं अपितु उसके भीतर छिपी हुई कार्य कारण प्रक्रिया की गवेषणा है, ये किसने कहा था, हिंगल महोदय ने कहा था। ये हिंगल का प्रश्न आया था, असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में आया था कि हिंगल के इतिहास दर्शन विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। तो ये आप पूरा देख सकते हो, और यहाँ डिटेल दी हुई है। ये असत्य है ना, इतिहास वैश्विक मानवता का इतिहास नहीं अपितु प्रसाद जैसे राष्ट्रीय राज्यों का इतिहास है, ये गलत है।
बाकी महान आत्मा भी कहा था उन्होंने, एक इतिहास, बुद्धि और विकास यात्रा, ये भी मैंने बताया अभी आपको, और द्वंद्वात्मक प्रत्यात्मक पर आधारित था हिगेल का इतिहास दर्शन। तो पूरी डिटेल से देखते हैं। कॉलिंगवुड कहता है हिगेल का निष्कर्ष सत्य है कि मानवीय जीवन के इतिहास के अतिरिक्त अन्य कोई इतिहास नहीं, यह कि सिर्फ जीवन जैसा नहीं परंतु तर्क संगत जीवन की तरह जीवन में विचार आरंभ होते हैं। ये भी 2021 में आया था, असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था। प्रश्न देख सकते हो आप कि निम्न में से कौन इतिहास लेखन के रोमांटिक स्कूल से संबंधित हैं? तो ये फ्रेडरिक हिगेल है। कौन थे? तो हिगेल का जो इतिहास का क्रम क्या था, ये भी असिस्टेंट 2021 में आया था प्रोफेसर में। इसका था जो प्रतिवाद नहीं, संवाद, प्रतिवाद और संवाद। इसको कार्ल मार्क्स किस दर्शन से समझाता है वो भी देखेंगे। किसने कहा था तर्कशीलता यथार्थता है तथा यथार्थता तर्कशीलता है, ये भी हिगेल का कथन था। अब स्टार्ट करते हैं। कार्ल मार्क्स, तो कार्ल हेनरिक मार्क्स इनका पूरा नाम था। सेंट साइमन फोरियर और लुई ब्ला और रॉबर्ट ओवेन एंगल्स और हिगेल, ये सब इसके समर्थक थे, सहयोगी थे। इनका जन्म 5 मई 1818 को राइन प्रांत में ट्रियर जर्मनी में हुआ था। इनकी मृत्यु 14 मार्च 1883 को, उम्र इनकी 64 साल थी, लंदन ब्रिटेन में हुई थी। है, इनकी मृत्यु ब्रिटेन में हुई थी। संप्रदाय मार्क्सवाद, साम्यवाद, समाजवाद, भौतिकवाद। पुस्तकें 1948 में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 4 खंड में लिखा हुआ है। दास कैपिटल है ना, कहीं कहीं 4 खंड में, कहीं कहीं 3 खंड में। अभी इसका स्पष्ट मुझे रूप जब मिल जाएगा तो आपको मैं बता दूंगी। लगभग 3 खंड में या 4 खंड मैंने लिखा है, मुझे दिया हुआ था कहीं तो वो देखा मैंने, लेकिन है 3 खंड में दास कैपिटल। जिसके 2 खंड थे वो एंगल्स ने पूरे किए थे। किसने किए थे? एंगल्स ने पूरे किए थे। पहला खंड था वो कार्ल मार्क्स ने पूरा किया था। ऑन द जेविस्ट क्वेश्चंस ये 1843 में। द होली फैमिली ये 1845 में। द जर्मन आइडियोलॉजी, इसके अंदर वर्ग संघर्ष की धारणा दी थी कार्ल मार्क्स ने। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी ये 1847 में इनकी पुस्तकें थी। और इंपॉर्टेंट पुस्तकें 1-2 होगी, वो मैं नेक्स्ट में बता दूंगी। परिभाषाएं कार्ल मार्क्स ने कौन कौन सी दी थी? तो इतिहास एक प्रक्रिया है जो मनुष्य के लक्ष्यों को प्राप्ति की जाने वाली प्रक्रिया है। लक्ष्यों को प्राप्त की जाने वाली एक प्रक्रिया है, यानी कि इसके अंदर लक्ष्य निर्धारित होंगे। इतिहास का मतलब आक्रमणों का इतिहास नहीं, इतिहास आक्रमणों का इतिहास या राजा महाराजाओं का इतिहास नहीं पढ़ना होता, समाजों में होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया को समझना होता है। ये कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि आक्रमण का इतिहास नहीं, राजा महाराजाओं के इतिहास नहीं पढ़ना होता, समाजों में होने वाली परिवर्तनों की प्रक्रिया को समझना है। तो इतिहास अपने आप में दोहराता है, पहले त्रासदी की तरफ फिर प्रश्न की तरफ। पहले यानी कि अंत होगा, फिर उसके बाद उसका स्थायित्व होगा। तो इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहले त्रासदी फिर प्रश्न, यानी कि पहले जो घटनाएं घटी थी, कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। कई जो घटनाएं होती है उसके बाद ये 100-200 साल बाद वापस होती है। एक अकाल पड़ता है 200 साल 50 साल बाद वापस पड़ता है। युद्ध होता है, तो प्रथम विश्व युद्ध या तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ अभी, सॉरी, प्रथम हुआ, द्वितीय हुआ। कई घटनाएं ऐसी हुई जो वापस दोहराती भी है इतिहास में, या हमारे समाज में भी हम देखते हैं कई बार। राज्य का सिद्धांत, राज्य एक शोषण का तंत्र है, इसलिए राज्य एक बुराई है, राज्य की आवश्यकता नहीं। ये कौन कहता है? मार्क्स कहता है। आदर्श समाज के लिए एक अंतिम प्रक्रिया में साम्यवादी समाज की स्थापना करना ही कार्ल मार्क्स का प्रमुख उद्देश्य, और ये मानते हैं। ये कहते हैं कि राज्यहीन होगा, वर्गहीन होगा, सामंतवादीहीन होगा, जहाँ उत्पादन के साधनों पर सामूहिक हित होगा, हक होगा, अवसर की समानता होगी, वही साम्यवादी समाज है। उन्होंने कहा कि जब भौतिक वस्तुओं से, यानी कि पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग में जब द्वंद्व होगा और दोनों में वाद होगा, प्रतिवाद होगा, और संवाद के रूप में लास्ट में जो साम्यवादी समाज की स्थापना होगी, यानी कि पूंजीपति वर्ग है ना वो समाप्त हो जाएगा, श्रमिक वर्ग उस पर हावी हो जाएगा, और मजदूर और श्रमिक, शोषित और शोषक वर्ग है ना, इसकी स्थापना कैसे है वो लास्ट में आपको समझा रही मैं पूरा। लास्ट में कोई वर्ग नहीं रहेगा, वर्गहीन समाज होगा, वही क्या है? साम्यवादी समाज है। जिसके अंदर समानता होगी वही क्या है? साम्यवादी समाज है। जिसके अंदर यानी कि पूंजीपति नहीं होंगे, मजदूर नहीं होगा, अलग अलग वर्ग नहीं होगा, सब एक समान होंगे, सबका सामूहिक अधिकार होगा, सामूहिक हक होगा, और बात रखने की भी स्वतंत्रता होगी, अपना कार्य करने की भी स्वतंत्रता होगी, वही साम्यवादी समाज होगा। ये कार्ल मार्क्स की अवधारणा है। साम्यवादी शब्द का प्रयोग रॉबर्ट ओवन ने किया था सर्वप्रथम। किसने किया था? रॉबर्ट ओवन ने। धर्म का सिद्धांत, मार्क्स कहता है कि धर्म जनता के लिए अफीम के समान होता है। ये परिभाषा आई हुई है एग्जाम में।
मार्क्स कहता है अफीम के समान है, इसका प्रयोग करके राज्य जनता का शोषण करता है। सही है, धर्म के माध्यम से ही राज्य है ना वो शोषण करता है। जो पहले जमाने में होता था, जैसे चर्च होते थे, पोप होते थे, वो उसको धर्म की कसम दी जाती थी, या धर्म राज्य के प्रति आप अगर गलत करोगे तो आपको जो ईसा वगैरह जो भी राजा होंगे, ईश्वर सत्ता होगी, वो आपको नष्ट कर देगी, उसका डर होता था। धर्म के सिद्धांत के रूप में ही ये आडम्बरता यानी कि आध्यात्मिकता रूढ़िवादिता के दौरान ही धर्म है ना ये खतरनाक था आम जनता या श्रमिक वर्ग या मजदूर वर्ग के लिए। उस वक्त जब धर्म कार्ल मार्क्स कह रहा था कि धर्म जनता के लिए अफीम है, जनता का शोषण करता है। जो सर्वहारा वर्ग है ना वह विद्रोह ना करे, यानी कि मजदूर वर्ग उसका विद्रोह ना करे, उसमें आक्रोश ना आए, इसलिए पूंजीपति राज्य के साथ मिलकर इनको दबाने का कार्य धर्म करता था। धर्म एक आवश्यक बुराई थी, क्योंकि धर्म के आड़ में ही ये जो पूंजीपति वर्ग है, पोप वर्ग है, ये सब क्या फलते फूलते रहे थे। धर्म का दे देते थे, ईश्वर वो करेगा, ईश्वर वैसा होगा, ईश्वर के लिए आपको सबको करना है, ईश्वर ही सब कुछ है, ऐसा वो मानते थे। जो धनिक वर्ग थे, आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग थे, वो फिर तो क्या हुआ, तो मजदूर वर्ग पे उसका शोषण ही होगा। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, यह सिद्धांत उन्होंने विलियम मैरी, डेविड रिकार्डो एवं स्मिथ से लिया है। इस सिद्धांत के माध्यम से पूंजीवादी व्यवस्था श्रमिकों के शोषण और सर्वहारा वर्ग को शोषण व्यक्त किया है। इस अवस्था में किसी भी वस्तु में 3 गुण होते हैं: उत्पादन, लाभ और श्रमिकों का शोषण। यानी कि उत्पादन होता है ना, उत्पादन करने में कौन साथ देते हैं? मजदूर वर्ग देते हैं। आपको पता है उत्पादन तो वही करेंगे जो मजदूर हैं। फिर उसका लाभ होगा, वो किसको होगा? पूंजीपतियों को होगा। तो उन्होंने कहा श्रमिकों का शोषण ऐसे होता है कि ये उत्पादन में अपने दिन रात मेहनत करते हैं, ये उत्पादन या उत्पादक कहते हैं उसको, श्रमिक वर्ग को। तो ये दिन रात मेहनत करते हैं और इनके मजदूरी करके इनको जो भी उत्पादन प्रक्रिया है ना उसको बढ़ाते हैं। जबकि जो ये पूंजीपति वर्ग है ना, ये मशीनों की घिसाई, उसकी जो लाइट पानी रहने की व्यवस्था, उन सबको कट करके इनकी मजदूरी का लाभ ये पूंजीपति उठाते थे। इसलिए ये कहते हैं कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी पूंजीपतियों के पक्ष में था, जिससे ये शोषण होता था श्रमिकों का। श्रम, किस्त, कीमत और लाभ। कोई भी श्रमिक उत्पादन में जो श्रम लगाता था, कोई भी जो श्रमिक होता था ना, श्रम उत्पादन में श्रमिक तो लगाता था, उसे पूंजीपति मशीनरी खर्च, अन्य खर्च कहकर काटता था। उत्पादन, श्रम, मशीनरी खर्च, यानी कि उनका श्रम जो मजदूरी हुई उसको तो उसके अंदर से ये जो सारा खर्च हो जाता था, उनके रहने की, खाने की, पीने की, जो उनकी मशीनों की, लाइट की, जो भी होता था उसको काट देता था पूंजीपति। यानी कि जो होते थे ना, वो क्या कहते, मालिक या स्वामी कहते उसको, तो पूंजीपति खा जाते थे। जैसे श्रमिकों का कुछ नहीं मिलता था, मजदूरों को कुछ नहीं मिलता था। एशियाई उत्पादन सिद्धांत, एशियाई निरंकुशता का सिद्धांत। एशिया ना, एशिया महाद्वीप में जो मजदूर, एशिया के अंदर चीन भी आता है, भारत भी आता है, रूस भी आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ राजा का शासन होता था और राजा को वो देवी सिद्धांत मानते थे, राजा को ही सर्वोपरि देवता के रूप में मानते थे भारतवासी या एशियाई देश। जिससे क्या था, रूढ़िवादिता, आध्यात्मिकता यानी कि धर्म के प्रति ज़्यादा आस्था थी। इसलिए यहाँ सर्वहारा श्रमिकों का शोषण होता था, यानी मजदूरों का। इसी कारण से ये विकसित नहीं हो पाए थे। विकसित होने में वर्ग संघर्षहीन ये समाज रह गया था। अभी वर्तमान में तो है, लेकिन पहले नहीं था, जो कार्ल मार्क्स कह रहे हैं, जिससे ये पिछड़ गया था। अब संघर्ष होता है और आगे भी बढ़ते हैं। अब एशियाई उत्पादन सिद्धांत या एशियाई निरंकुशता का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, जहां आध्यात्मिकता, रूढ़िवादिता और धर्म की प्रधानता के कारण वर्ग संघर्ष नहीं हो पाया और यहाँ राजा का शासन होता था, वंशानुगत शासन होता था। इसलिए अब ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स है ना, कार्ल मार्क्स कहते हैं भौतिक वस्तुएं जो हमें मूर्त रूप से दिखती हैं, जैसे कि कंपनी है, जैसे कि जमीन है, जैसे कि कोई राज्य है या कोई देश है, वो अपनी सत्ता लेने के लिए जो वर्ग संघर्ष या युद्ध होता है या लड़ाइयाँ होती हैं, वही क्या है, भौतिकवादी सिद्धांत है। उसी के कारण ही ये सब होता है। कौन कहता है? कार्ल मार्क्स कहता है। जबकि आदर्शवादी समाज या वो हिंगल महोदय कहते, क्या कहते हैं कि जो भी लड़ाइयाँ होती हैं, जो भी राज्य के लिए हो, चाहे किसी कार्य के लिए हो, वो विचारों से उत्पन्न होती हैं और ईश्वर की देन है, वो ईश्वर के द्वारा होती हैं। और ये जो कहते हैं ये भौतिक वस्तुओं के कारण होती हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं। यानी कि ये आधुनिक समाज को अगर हम जोड़ के देखें तो ये सही कह रहे हैं, ईश्वर की देन कुछ नहीं होता। अपनी अपनी पूंजीपति या आर्थिक प्रक्रिया के लिए जो भी लड़ाई या युद्ध, जो भी अपना स्वामित्व या अपनी खुद को मालिक बनने की जो प्रक्रिया होती है, वही क्या है, वही तो है भौतिकवादी सिद्धांत। भौतिकवादी मूल आधार, भौतिकवादी व्यवस्था, उत्पादन, विनिमय साधन या बाह्य वातावरण, ये इनका मूल आधार था। उत्पादन, वस्तु का उत्पादन, सेवा का उत्पादन, समता का उत्पादन, स्वामित्व यानी कि अपने स्वामित्व बनने का उत्पादन, ये सब क्या था इसके अंदर था।
मार्क्स कहता है भौतिक वस्तुएं होती हैं, इन्हीं के ऊपर अधिकार के लिए जो संघर्ष होता है, फिर द्वंद्व होता है, उसी के से समाज, राज्य, इतिहास में बदलाव होता है, जिसमें समाज प्रगति करता है, विकसित होता है। तो उन्होंने कहा भौतिक वस्तुओं के कारण ही या भौतिक वस्तुओं के अधिकार के लिए ही संघर्ष होता है, और जिससे ही द्वंद्व होता है। द्वंद्वात्मक सिद्धांत में अभी समझाऊंगी आपको पूरा। उसी में समाज, राज्य, इतिहास में बदलाव होता है, जिससे प्रगति विकास विकसित होती है। भौतिक तत्वों की विशेषता, गतिशीलता। भौतिक वस्तुओं में क्या क्या जो भौतिक तत्व होते थे उसकी विशेषता क्या क्या है? भौतिक तत्व होते हैं वो गतिशील होते हैं, परिवर्तनशीलता होती है, संबंधता होती है, आंतरिक विसंगति और विरोधाभासी और विरोधी तत्वों के इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि विरोधी तत्व होंगे तभी तो भौतिक वस्तुओं के लिए संघर्ष होगा, अधिकार के लिए संघर्ष होगा। गतिशीलता होगी, आगे बढ़ने के लिए ही तो संघर्ष होगा। समय के साथ परिवर्तनशीलता भी आएगी। तो इसका जो है ना द्वंद्वात्मक सिद्धांत क्या है? वाद, प्रतिवाद और संवाद, द्वंद्ववाद कहते हैं उसको। और ये किसने दिया था सर्वप्रथम? ये हिंगल ने दिया था। सर्वप्रथम अरस्तु और प्लेटो थे, उसके बाद हिंगल, उसके बाद अब मार्क्सवाद ने इसको अपनाया था। जबकि हिंगल के जो वाद द्वंद्वात्मक सिद्धांत है ना, उसके अंदर ये 3 पॉइंट आते हैं। तो उसके अंदर आदर्शात्मक था, उसके अंदर ईश्वरीय देन थी। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? ईश्वरीय देन नहीं है, ये भौतिक वस्तुएं जो हम देखते हैं अधिकार के लिए वस्तुएं, या हमारे राज्य के अधिकार लिए, या हमारे खुद के अधिकार के लिए, या संपत्ति के लिए जो भी द्वंद्व होता है, नहीं वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा होता है, लास्ट में उसका जो भी संवाद क्या कहते हैं? संवाद यानी निष्कर्ष, जो भी निष्कर्ष निकलता है वो होता है भौतिकवाद, वो कहते हैं। और वो ही होता है द्वंद्ववाद। द्वंद्ववाद मार्क्स ने हिंगल से लिया था और कहा विचारों के कारण द्वंद्व उत्पन्न हो भौतिक स्थिति में बदलते हैं। यानी कि जो विचारों के कारण ही द्वंद्व तो उत्पन्न होता है ना, द्वंद्व, उसे क्या कहते हैं? भौतिक स्थिति में बदलाव होता है, ये कहते हैं हिंगल महोदय। यानी कि विचारों के कारण उत्पन्न होता है। जबकि जो मार्क्स क्या कहते हैं? जो हिंगल महोदय कहते हैं कि विचार उत्पन्न होंगे तभी तो हमारे अंदर द्वंद्व होता है, और ईश्वरीय देन होती है, ये ईश्वर के अनुसार ही चलते हैं, और प्रकृति है वो भी ईश्वरीय प्रदत्त है। जबकि ये मार्क्स कहते हैं भौतिक स्थिति में द्वंद्व होता है। भौतिक स्थिति यानी कि अधिकार के लिए, इस द्वंद्व के कारण ही नए नए विचार उत्पन्न होते हैं और फिर समाज में परिवर्तन होता है। यानी कि भौतिक स्थिति अधिकार के लिए संघर्ष होता है, हमारा खुद का स्वामित्व के लिए अधिकार संघर्ष होता है। मैं खुद राजा बन जाऊं, मैं खुद कुछ ऐसा कर लूं, जिससे क्या होगा? नए परिवर्तन होंगे, गतिशीलता आएगी, और फिर क्या होगा? संघर्ष होगा और नए परिवर्तन हो जाएंगे। तो मार्क्स ने कहा हिंगल के विचार में, जो ये परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आई हुई है, कि हिंगल के विचार जो सिर के बल खड़े थे, मैंने उसे पैर के बल खड़ा किया है। ये कौन कहते हैं? मार्क्स कहते हैं। मार्क्स ने कहा स्थिति वाद विवाद प्रतिवाद की नई स्थितियाँ जब तक चलती रहेगी तब तक एक साम्यवादी समाज की स्थापना न हो जाए। यानी कि ये जो संघर्ष की स्थिति है ना, वाद विवाद प्रतिवाद जब तक चलती रहेगी, जब तक एक साम्यवादी समाज की स्थापना न हो जाए, पूंजीपति वर्ग समाप्त न हो जाए, श्रमिक वर्ग यानी कि वर्ग संघर्ष ही समाप्त न हो जाए, अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ ही समाप्त न हो जाए, सबको अधिकार समान मिल जाए, तब ये साम्यवादी समाज की स्थापना न हो जाए, तब तक ये वर्ग संघर्ष या द्वंद्वात्मक स्थिति चलती रहेगी। ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। व्यापक अर्थ में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहलाता है। मार्क्स कहते हैं अतीत काल में ही इन भौतिकवादी वस्तुओं के लिए युद्ध हुए थे। तो ये ऐतिहासिक भौतिकवाद भी सही है कि प्राचीन काल में भी जब युद्ध हुए थे, मानव पहले शिकार के लिए लड़ता था, फिर कृषि के लिए या पशुओं के लिए लड़ाइयाँ होने लगी, फिर रहने के लिए, आवास के लिए लड़ाइयाँ होने लगी। जिस तरह युद्ध हुआ फिर भौतिकवाद यानी कि उसका अधिकार हो गया और धीरे धीरे समाज विकसित हुआ। पहले समाज नहीं था, मानव था, समूह था, फिर समाज हुआ, फिर उसके अंदर वर्ग हुए, वर्ण व्यवस्था आई, यानी कि स्थायित्व आया। तो ये सब बाद में, यानी कि ये अतीत काल से चल रहा है और आज भी चल रहा है, वर्तमान में भी ये गतिशील है। क्या है? भौतिकवाद। यह सामाजिक प्रगति बदलाव की प्रक्रिया को व्यक्त करती है। यही तो बदलाव की प्रक्रिया को व्यक्त करती है। पहले एक जैसे कि पद होते हैं, जन होता था, फिर जनपद हुए, फिर राज्य हुआ, फिर देश हुआ, फिर हम देखते हैं बड़े बड़े महाद्वीप हुए। हम जैसे महाद्वीपों की गणना आप करते हैं, है ना। तो इस तरह पहले क्या हुआ, पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में हमेशा परिवर्तन ही हो रहा है, गतिशील ही हो रहा है, और ये भौतिकवाद ही है। अब एक दूसरे के अधिकार के लिए ही तो हो रहा है। और ये होता किस में था? ये अतीत के 2 वर्ग ही थे। ऐतिहासिक भौतिकवाद में अतीत में भी 2 वर्ग थे, उत्पादक वर्ग और अनुत्पादक यानी कि पूंजीपति वर्ग। पहले भी अमीर थे और गरीब थे। बड़ा कोई न कोई तो बड़ा होगा। पहले बड़ा अगर पैसे नहीं थे तो वो शक्ति से, यानी कि उसके पास बाहुबली होगा, वो उसके पास शक्ति बहुत होगी, वो अष्टभुजा यानी जैसे बड़ा लोग होते हैं ना, उस तरह होगा। फिर बाद में अगर उसके पास आर्थिक पूंजी आई हुई थी, पूंजी के पैसों के आधार पर वो बड़ा हो गया। इस तरह से होता है। तो इस तरह से दोनों में हमेशा संघर्ष रहता है। कार्ल मार्क्स ने 2 वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। समस्त इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। ये किसने कहा था? बगेल्स ने कहा था। समस्त इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। आंशिक सहयोग और असंतोष
की स्थिति ही वर्ग संघर्ष है। आंशिक सहयोग यानी कि सहयोग तो नहीं होगा, फिर असंतोष की स्थिति होगी तभी तो वर्ग संघर्ष होगा। संतुष्ट नहीं होगे श्रमिक वर्ग तभी तो संघर्ष होगा। अपने अधिकारों के लिए हम भी, जैसे कि हम जनता है, हम संतुष्ट नहीं है तो फिर भी संघर्ष होगा। एंगल्स ने कहा था। वर्ग संघर्ष की अवधारणा जर्मन आइडियोलॉजी बुक में की गई थी, है ना, कार्ल मार्क्स। वर्ग संघर्ष में जो समाज थे ना वो कौन कौन से थे ये देख सकते हो। आदिम समाज, साम्यवादी समाज, पूंजीवादी समाज, ये मैंने बताया, और एक और थे साम्यवादी समाज। चार समाज हैं। तो आदिम समाज को हम अतीत काल से मान सकते हैं, जहाँ दासता की युग था, स्वामी और सेवक का संबंध था। अतीत काल में जो पाषाण युग था जो उस वक्त, उसके बाद सामंतवादी समाज आया, जो स्वामी था स्वामी रह गया, और उसको जिसको जमीन दी गई वो भूदास हो गया और भूस्वामी। जिसके पास ज़्यादा जमीन थी वो भूस्वामी हो गया, जिसके पास थोड़ी सी जमीन थी उसको अपने पास काम के लिए लगा दिया गया, उसे भूदास कहा गया। वर्ग संघ आक्रोश और संघ असंतोष तो चलता ही रहा। फिर पूंजीपति वर्ग हुआ। पूंजीपति वर्ग में श्रमिक वर्ग और सर्वहारा वर्ग, यहाँ अधिक शोषण होने लगा था मजदूर का। क्यों? क्योंकि यहाँ मशीनीकरण आ गई थी, मशीनों ने स्थान ले लिया था मजदूरों का। फिर मजदूर बेरोजगार हो गए थे तो उनको कम मजदूरी में भी उसको कार्य या रोजगार के लिए जाना पड़ता था, और उसके कम मजदूरी मिलती थी, उसका शोषण होता था, उसकी जो आर्थिक जरूरतें थी वो पूरी नहीं होती थी। फिर इसीलिए यहाँ अधिक शोषण होता था मजदूर वर्ग या श्रमिक वर्ग का। लॉर्ड एक्टन, अत्यधिक असंतोष क्रांति को जन्म देता। अत्यधिक असंतोष होता है ना तभी क्रांति को जन्म देता है, और क्रांति के लिए वर्ग संघर्ष में कार्ल मार्क्स को ही माना जाता था। जो वर्ग संघर्ष क्रांति थी ना उसे, या असंतोष क्रांति का जनक भी कार्ल मार्क्स को माना जाता है। मार्क्स संसार के सभी श्रमिक वर्ग में मार्क्स ने कहा था, ये परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो तो बड़ा हो जाए कोई नहीं, कार्ल मार्क्स में पूरा कर लूँगी और ये एंगल को भी समझाऊंगी, और पूरे कुछ एग्जाम के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में आने लायक है वो भी करवाऊंगी, चाहे आधा घंटे का हो जाए। मार्क्स, संसार के सभी श्रमिक एक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए दासता के अलावा कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है, ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीय वर्ग को कहा था। सभी एक होकर साम्यवादी समाज की स्थापना हो जाएगी, वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा, समानता आ जाएगी, सबके अधिकार समान हो जाएंगे, ये कह रहा है कार्ल मार्क्स, यानी साम्यवादी युग आ जाएगा। ऐतिहासिक नियतिवाद किसे कहते हैं? ऐतिहासिक नियतिवाद जो परंपरा से चलती आ रही है, हमेशा से चलती आ रही है, और आज भी हम देख रहे हैं कि मजदूर वर्ग सबसे नीचे, उसके अब ऊपर अन उत्पादक यानी बर्जुआ वर्ग था, उसके ऊपर सेना वर्ग है जो उसको गोली भी मार सकती है, उस पर अत्याचार भी कर सकती है श्रमिकों पे। उसके ऊपर कौन था? पादरी वर्ग था, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, आध्यात्मिक रूढ़िवादी था, अंधविश्वास के घेरे में या जनता को घेरे हुआ था, वो पादरी वर्ग था। वो भी शोषण ही समझो आप, श्रमिकों का या जनता का, प्रजा का। फिर शासक वर्ग था, ये पादरी वर्ग के और सेना के अंडर में ही था। ये दोनों सही है तो ये शासक वर्ग तो अब इसका अधिकार करेगा। और इन सब की लड़ाइयाँ किसके लिए थी? पूंजीवाद यानी धन के लिए थी। किसके लिए थी? ये पिरामिड कार्ल मार्क्स का है कि इन सब का जो भी संबंध है वो धन से है, और ये आर्थिक कारण था, इसी के कारण ही वर्ग संघर्ष होता था। पिरामिड का जो ये था, और सबसे ज़्यादा शोषित वर्ग था ये था। कौन था? ये मैंने समझाया आपको पूरा का पूरा। यह देखो पिरामिड ऐसे चलता ऊपर से, और ये देखो ये शोषित वर्ग था जो मजदूर था। कमजोर वर्ग भी यही था, कमजोर वर्ग भी उत्पादन या श्रमिक वर्ग भी यही था, या आर्थिक क्रिया के लिए सब होता था। और पूंजीपति जो शोषित वर्ग, शोषक वर्ग था, जिसे पूंजीपति वर्ग कहते हैं, ये धन के लिए सबकी लड़ाइयाँ या आपस में जो भी था। और हेगल इसको ईश्वरीय अवधारणा मानते थे, लेकिन कार्ल मार्क्स इसको ईश्वरीय अवधारणा नहीं मानते थे। ये भौतिकवादी थे। भौतिक वस्तु और अधिकार के लिए जो वर्तमान में दिख रहा है, मूर्त वस्तु है, उसी के लिए संघर्ष होता था। वही क्या है? कार्ल मार्क्स की अवधारणाएं। कार्ल मार्क्स की जो आलोचना की जाती है वो कहते हैं कि कार्ल मार्क्स भौतिकवाद को महत्व दिया था, इन्होंने दो वर्गों को ही महत्वपूर्ण माना था। ये गलत है, क्योंकि दो वर्ग, ये तो सही है दो वर्ग ही थे, लेकिन ये साम्यवादी समाज की स्थापना कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में जब कह रहे हैं कि वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, नहीं तो कभी पहले हुआ है ना आज हो सकता है। संघर्ष होता रहेगा जब तक मानव प्रजाति है। और उत्पादन पद्धति सभी समाजों या स्थानों पर लागू नहीं होती, क्योंकि उत्पादन पद्धति सभी एक समान में नहीं करते, कहीं अलग है, एक सब जगह से अलग अलग समाज हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग अधिकार है। तो इनके महत्व भी था, इनका आर्थिक पद्धति की व्याख्या की थी इन्होंने। और इन्होंने सबसे अच्छा ये कहा कि श्रमिक या शोषण वर्ग के लिए इन्होंने सोचा था। इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान इसलिए दिया गया। और इन्होंने क्रांति की अवधारणा दी थी, ये परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। क्रांति की अवधारणा किसने दी थी? वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? तो कार्ल मार्क्स ने दी थी। और मजदूरों के प्रति इन्होंने सोचा, और उन्होंने कहा देवी सिद्धांत को उन्होंने अलग बताया कि ये देवी सिद्धांत नहीं हो सकता, जो कुछ करता है वो भौतिकवादी है। भौतिकवादी अवधारणा दी थी, वर्ग संघर्ष की अवधारणा दी थी।
वर्तमान समय में मार्क्स के सिद्धांत बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हम सब देख सकते हैं कि संघर्ष आज भी चल रहा है और शायद आगे भी चलता रहेगा। किसने कहा था व्यक्ति परिस्थितियों का दास है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। मार्क्स का मानना था एंगेल को स्वीकार कर ले कि व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी, स्वतंत्रता के बिना प्रगति नहीं हो सकती, व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। ये यानी कि एंगेल को स्वीकार कर ले, ये मार्क्स का मानना था कि स्वतंत्रता के बिना तो प्रगति संभव नहीं है। ये कार्ल मार्क्स का प्रगतिशील सिद्धांत था। किसने कहा कार्ल मार्क्स प्रगति के विश्वास के पैगंबर थे? तो राम मनोहर लोहिया ने कहा था। कार्ल मार्क्स प्रगतिशील सिद्धांत के भी प्रवर्तक थे। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी? तो 5 मैंने आपको बता दिया कि आदिम साम्यवादी समाज, दासवादी समाज, सामंती व्यवस्था, जो पहले दासवादी थे, दास थे, वो हो गए सामंत, और वो हो गए राजा, जो मालिक थे, भूस्वामी थे, वो हो गए राजा। तो उन्होंने सामंतों को जो जागीर जमीन दी वो हो गई सामंती व्यवस्था, और सामंती शासक और शोषित वर्ग आ गए इसके अंदर। एक प्रश्न ये है कि मार्क्स ने किस पुस्तक में लिखा कि इतिहास अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत मनुष्य की गतिविधि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है? तो ये लिखा था उन्होंने द होली फैमिली में लिखा था। तो वर्ग संग्रह शब्द किससे ग्रहण किया? कार्ल मार्क्स ने वर्ग संग्रह शब्द किससे ग्रहण किया था? तो अगस्तिन थोरे से किया था। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स ने रिकार्डो से लिया था। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है ना, ये रिकार्डो से लिया था। मार्क्स मौलिक नहीं बल्कि संश्लेषक थे। और साम्यवादी शब्द है ना, इसका प्रयोग रॉबर्ट ओवन ने किया था सर्वप्रथम। फिर साम्यवादी समाज की स्थापना कार्ल मार्क्स करते हैं। ये मार्क्सवादी इतिहासकार के अनुसार समाज को समझने की प्राथमिक सीढ़ी क्या है? उत्पादन पद्धति है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या किस सिद्धांतकार ने की थी? इतिहासकार ने की थी, सॉरी। तो ये मार्क्स ने की थी। एंगेल सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैर के बल खड़ा किया। किसने कहा था? ये मार्क्स ने कहा था। मैंने अभी आपको लिखवाई थी। ये लास्ट पर्सन है अभी इस टॉपिक का। आज मेरा वीडियो सबसे लंबा हो गया है। तो कौन सी रचना है? कार्ल मार्क्स की कूट की सहायता की दास के होली फैमिली भी है, द जर्मन आइडियोलॉजी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ये आप देख सकते हो, ये सभी पुस्तकें है ना इन्हीं की है। कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल है ना, ये 3 भाग में। पहला भाग कार्ल मार्क्स ने 1867 में लिखा। दूसरा भाग, तीसरा भाग एंगेल्स ने लिखा था। पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, वेग, वेलर और कैपिटल और हिंगेल के विधि दर्शन की आलोचना भी, ये सब इन्हीं की पुस्तकें हैं। किसकी हैं? कार्ल मार्क्स की पुस्तकें थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे